हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं बीटा फंक्शन और बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये सवाल परीक्षा में जरूर आता है कि बीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस पर आपको पूरा यहाँ पे इसको चेक करना है कि ये बीटा फंक्शन जो है वो m और n की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है, कौन सी वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट है। तो ये आपको पूरी व्याख्या यहाँ पे करनी है दोस्तों। सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पे इस पूरे सॉल्यूशन को लिख लिया है पहले से, ताकि समय की बचत हो। और इतना सरल भाषा में इतना बढ़िया तरीके से लिखा गया है, एक एक बात को समझाते हुए लिखा गया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। दोस्तों, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, परंतु आप चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा टॉपिक, ये पूरी बातें आपको बहुत आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये कितना बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको समझने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इस सॉल्यूशन में दो हिस्से हैं। ठीक है, तो एक हिस्सा जिस तरह से बना हुआ है ना, वैसा ही दूसरा हिस्सा आपको बनाना है। तो कठिन नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है और एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस जो हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। आप लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस देखिएगा, शुरू से शुरुआत करते हुए। ठीक है, क्रमांक 1 से शुरुआत करते हुए आप सारे वीडियोस देखिएगा, आपको पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने बीटा फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, बीटा फंक्शन की यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि भाई बीटा फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा फंक्शन के बारे में आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। द इंटीग्रल इतना, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की घात m-1 इंटू 1 - x की घात n-1 dx। ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो है, जहां पर m और n दोनों ही पॉजिटिव हैं, अर्थात m ग्रेटर देन 0 और n इज ग्रेटर देन 0 है ना, दोनों के दोनों जो है ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इंटीग्रल आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। देखो इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं, b लिखते हैं, फिर m n ब्रैकेट में कॉमा करके ऐसे लिखते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको व्यक्त करते हैं बीटा फंक्शन को। ठीक है दोस्तों, ये उसका व्यक्त करने का उसका तरीका है। तो इसलिए हम लोग उसको इसको इसके इक्वल लिख करके ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बीटा फंक्शन m और n के टर्म्स में होता है, यानी कि m और n पर ये डिपेंड होता है। और यहाँ पे आपको देखो x की घात m-1, 1 - x की घात में n-1, और इसका समाकल 0 से 1 तक का समाकल है ये। ठीक है, जहां m और n दोनों धनात्मक है। ठीक है, m और n दोनों क्या है, पॉजिटिव है। दोस्तों, अब हमारा यहाँ से एक टॉपिक शुरू होता है। ये तो आपने बीटा फंक्शन के बारे में जाना, ठीक है, और अब हम बीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे, अर्थात हम ये देखेंगे, मतलब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, इसको लिखने का क्या कारण है। अर्थात यदि m 0 या 0 से छोटा होगा और n 0 या 0 से छोटा होगा, उस समय कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या, कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या। तो ये तमाम बातें, ये तमाम स्पष्टीकरण, ये पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन अब आपको इस टेस्टिंग में होने वाला है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे इस बीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस का। ठीक है दोस्तों, ये जो भी बातें लिखी हुई है ना, बहुत ही सरल लिखी हुई है, और ये जरूरी नहीं कि आप इसको एकदम ऐसे चीज लिखे। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम एक एक बात को आपको समझा सके। समझाते समय कभी कभी ये होता है कि कुछ बातें, मतलब ऐसा लगता है हमको ये पूरा कि हम आपको समझाते समय पूरा बताएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ बातों का ध्यान नहीं आता, कभी कभार कुछ बातें छूट जाती है बताने के लिए। तो इसलिए हमने पूरा पूरा लिख लिया है ताकि कोई भी बात छूटने ना पाए, जितने कंसेप्ट, जितनी बातें हैं वो हम आपको पूरी पूरी बता सके। इसलिए हमने यहाँ पे पूरा पूरा लिख लिया है, ताकि हर एक चीज का कारण क्लियर किया जा सके कि कौन सी चीज क्यों, कहाँ, कैसे आई। तो इसलिए पूरी बातें लिख दी गई है और हर एक बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझाई जाएगी।
तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इस इंटीग्रल को हमने मान लिया आई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो पहली लाइन क्या लिखी है, द इंटीग्रल आई इज प्रॉपर इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी कि जब m 1 या 1 से बड़ा हो और n 1 या 1 से बड़ा हो, ऐसी स्थिति में ये समाकल उचित समाकल है, प्रॉपर इंटीग्रल है, अर्थात कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये कन्वर्जेंट है। इस केस में जब m 1 या 1 से बड़ा हो और n 1 या 1 से बड़ा हो तो ये इंटीग्रल प्रॉपर है और प्रॉपर होने के नाते कन्वर्जेंट है। अब ऐसा क्यों भाई, क्यों इस केस में ये कन्वर्जेंट है, क्यों इस केस में ये प्रॉपर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, चलिए m की वैल्यू आप 1 या 1 से बड़ी आप कुछ भी रख के देखो, चलो 1 रख के देखोगे तो 1 रखोगे तो x की घात 0 हो जाएगा, वो तो 1 हो जाता है। ऐसे n का मान 1 रख के देखोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस x की घात 0 तो वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 यानी 1। तो आप आसानी से समाकल करके इसका फाइनाइट वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब 1 से बड़ी किसी वैल्यू के बारे में सोचते हैं। चलिए आप m का मान और n का मान 1 से बड़ा कोई आप सोच करके देखो, 1 से बड़ा कुछ भी जो आपका मन करे। जैसे मान लीजिए मैंने 2 सोचा, तो अब आप 2 सोच के देखो, यहाँ पे 2 रख के देखो, m की वैल्यू 2 रख के देखो, n की वैल्यू जरूरी नहीं है 2 ही रखो, आप कुछ भी वैल्यू रखो। चलो n की वैल्यू आप अभी फिलहाल आपको इस केस की बात करनी है ना, फिलहाल आप इस केस में देखिए, तो 1 1 रख के तो हमने देख लिया। अब 1 से बड़ा कोई वैल्यू अपन सोच रहे हैं, चलिए m की जगह मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है, n की जगह चलो मैं 3 रख के देखता हूँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चलो किस रूप में ये हो जाएंगे बताइए तो जरा। तो ये हो जाएगा आपके पास, जैसे m की जगह मैं 2 रख रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, और ये 1 माइनस एक्स के पावर में, जैसे n की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 3 रख रहा हूँ, तो 3 माइनस 1 यानी हो जाएगा 2। ठीक है, अब बताइए क्या इस समाकल में कुछ गड़बड़ है क्या? क्या ये इस इंटीग्रेशन के रेंज में कहीं कोई गड़बड़ रख रहे हैं? गड़बड़ बोलने का मतलब ये है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भैया इस रेंज में कोई ऐसे पॉइंट अपने को मिल रहे हैं जिस पर ये इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रख रहा है, ऐसा हो रहा है कि आप चेक कीजिए। तो कहेंगे सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर, 0 रखने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 के इंटरवल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, या यूं कहिए कि जिस पर ये फंक्शन इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये जो केसेस है ये सेफ कंडीशन है, सेफ मतलब ऐसी स्थितियों में फंक्शन पे कोई आंच नहीं आ रही है। ठीक है, आप चाहे तो इसको देखो 1 माइनस एक्स का वर्ग है, आप इसको सूत्र रूप में प्रसार करके फिर एक्स को गुणा करके ब्रैकेट में फिर आप समाकलन कर सकते हैं, बढ़िया इंटीग्रेट करके बढ़िया वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। तो साफ साफ पता चलता है कि ये वाले केसेस में इंटीग्रल प्रॉपर है, प्रॉपर होने के नाते कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इन स्थितियों में ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो बात अब होती है भाई कि जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाले में ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब लेस देन 1 वाले में क्या है, लेस देन 1 वाले में क्या प्रॉब्लम हो गई, तो अब उस पर बात होगी। ठीक है, तो भैया अब नीचे लाइन में लिखा है कि जब m की वैल्यू 1 से छोटी होगी, जब m की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 0 यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 0 यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होगा। क्यों? यहाँ पे लिखा है अपन ने क्लियरली 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ m इज लेस देन 1। क्यों ऐसा? चलिए हम एक काम करते हैं, m की वैल्यू 1 से छोटी कोई अपनी इच्छा से आपको सोच के देखो जो 1 से छोटा हो, तो आप सोचेंगे सर 1 से छोटा सोचना है, चलो 0 सोच के देखते हैं। तो चलिए m की वैल्यू आप 0 रख के देखिए क्या होता है। तो अब क्या होगा, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 हो जाएगा, x के घात में माइनस 1, x के घात में माइनस 1 बोलने का मतलब यह है कि 1 अपॉन x, और इसका 1 अपॉन होना मतलब इसके लिए मुसीबत खड़ी होना। क्यों बताऊं? अभी 0 जाकर के वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों बताऊं? क्योंकि आप x के स्थान पर 0 रखने की सोचोगे ना, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी कि अब x इक्वल 0 जो है, ठीक है, यानी कि ये जो 0 है वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी अर्थात अनंत असांतत्य का बिंदु है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि m इज लेस देन 1 वाले केस में ये इंटीग्रल जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया दोस्तों। ठीक है, ये वाले केसेस के लिए तो बढ़िया सुरक्षित है, ये वाले केस के लिए तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है। कौन से केस? जब m 1 या 1 से बड़ा हो और n 1 या 1 से बड़ा हो, ऐसे केसेस में तो ये क्या है, प्रॉपर है। परंतु जब m 1 से छोटा हो जाए तो 0 इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जा रहा है। और वैसे ही जब n की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो 1 इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलो इसको भी अपन स्पष्ट कर लेते हैं।
n का मान 1 से छोटा कोई भी आप अपने मन से सोच के देखो। जैसे आप बोलोगे सर चलो 2 सोच के मतलब सॉरी 1 से छोटा सोच रहे हैं ना, तो आप बोलोगे चलो सर -1 सोच के देखते हैं। जो आपका मन करे 1 से छोटा सोच के देखो, ताकि हम ये अच्छे से क्लियर कर पाए कि 1 से छोटा होने पर, n का मान 1 से छोटा होने पर क्यों 1 इसके लिए पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी बन रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ऐसा बिंदु जिस पर फंक्शन का मान अनंत या माइनस अनंत की ओर प्रवृत्त हो। ठीक है, तो ऐसे बिंदु को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो चलिए, तो n का मान 1 से छोटा कोई भी अपन सोच के देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए -1 सोच के देख रहे हैं, तो आप -1 यहाँ पे सोच के देखो, तो -1 हो जाएगा -2। ऐसी स्थिति में क्या होगा, माइनस घात होने के कारण ना वो नीचे आ जाता है, ये देखो ये ऐसा, ठीक है, ये नीचे आ रहा है ना भाई, और यहाँ पे बगल में कौन है, x के पावर m-1 है। ठीक है, तो अभी हमारा ध्यान इस पे नहीं है, अभी हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। अब सोचो 1 जब मैं यहाँ रखूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/0 अनंत हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो गया। कौन से केस में, n इज लेस देन 1 वाले केस में। ठीक है, अगर m इज लेस देन 1 वाले केस, अगर मैं m को भी 1 से छोटा यहाँ पे लिखता हूँ तो 0 भी वहां पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं दोनों, मान लो आप बोलोगे सर दोनों को एक साथ सोचो, m को 1 से छोटा सोचो और n को 1 से छोटा सोचो, यानी तो ऐसी स्थिति में दोनों नीचे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए m की जगह में -3 सोच के देखा तो -3 -1 -4 नीचे आके +4। ऐसे स्थिति में 1 और 0 दोनों यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो गए। 0 यहाँ पे रखने पे 1/0 अनंत हो जा रहा है, 1 यहाँ पे रखने पे 1/0 अनंत हो जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में दोनों प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर मान लो एक को मान लो आप 1 या 1 से बड़ा रख रहे हो, जैसे मान लो इसकी जगह मान लो मैं 3 रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ, कुछ भी रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, तो x² बन जाएगा। पावर पॉजिटिव होने से वो नीचे नहीं आ रहा है, वो ऊपर ही रुक रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पॉइंट वहां पे गड़बड़ नहीं कर पा रहा है। x की जगह 0 सोचोगे तो 0² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे 0 जो है वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, 0 जो है वो इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन 1 तो अभी इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है ना दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए जब n को आप 1 या 1 से बड़ा रख रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो n की जगह 3 चुन रहे हो, तो 1 - x² हो गया। परंतु यदि आप m को 1 से छोटा रख रहे हो, मान लो m की जगह आपने -4 सोचा, तो -4 और -1 -5 हो जाएगा, तो -5 नीचे आके +5 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 1 यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। आप 1 रख के देखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 हो रहा है मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी वाला बिंदु नहीं है अभी 1। लेकिन ये 1 में लिखा है ना, m का मान मैंने नेगेटिव सोच करके देखा, -4 सोच करके देखा, तो -4 और -1 -5 नीचे आके +5 हो गया। नीचे आने से पूरा खतरा हो जाता है, अब 1/0 अनंत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 0 यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, समस्यात्मक बिंदु है, अर्थात 0 यहाँ पे इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट तब होगा जब m इज लेस देन 1 हो, और 1 इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट होगा जब n इज लेस देन 1 हो। और यदि m और n दोनों ही आपको लेस देन 1 यहाँ पे दिखे, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि समस्यात्मक बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, और यदि दोनों में से एक स्थिति दिखाई दे, तो जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके करस्पॉन्डिंग वो वाला पॉइंट इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट जाएगा। यानी यूं कहिए कि सर इन दोनों में से अगर एक भी केस अपने को दिखाई देता है, कम से कम एक भी केस अगर अपने को ये इन दोनों में से दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में ये इंटीग्रल प्रॉपर नहीं रहेगा, वो इम्प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको बहुत बढ़िया तरीके से इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यही मेन बातें हैं। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है दोस्तों, कैलकुलेशन आप आसानी से समझ जाएंगे, बेसिक समझना जरूरी है। अब चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि सर जो समस्यात्मक केसेस हैं, इस केस में तो हमको कोई समस्या नहीं थी, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में हमको कोई समस्या नहीं है। ऐसी स्थिति में तो ये इंटीग्रल बढ़िया तरीके से प्रॉपर है और इसलिए कन्वर्जेंट होगा। हमारी समस्याएं तो इसमें है, m इज लेस देन 1 और n इज लेस देन 1 में, तो इसी केसेस को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम क्या करेंगे, क्योंकि कुल मिला के देखा जाए कि भैया इस केस में 0 समस्यात्मक बिंदु है, इस केस में 1 समस्यात्मक बिंदु है, मतलब है तो दोनों समस्यात्मक बिंदु, इसलिए इस इंटीग्रल को 2 भागों में तोड़ दिया जाए ताकि एक समय पे हम एक समस्यात्मक बिंदु के लिए काम करें। ठीक है, तो समस्या आधी आधी बढ़ जाने से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 0 और 1 के बीच में कोई भी अपनी स्वेच्छा से अपने कोई नंबर ले लिए, मान लो 1/2 ले लिए। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रल को 2 भागों में तोड़ रहे हैं। जैसे आपको जाना है 0 से 1 तक,
तो एक भाग आप ले जाइए 0 से 1/2 तक और दूसरा ले जाइए 1/2 से 1 तक। इसको आप नाम दे दीजिए I1, इस टुकड़े को आप नाम दे दीजिए I2। तो I1 प्लस I2 दोनों हो गया। अब हम इसको मान रहे हैं, ठीक है, कि भैया इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। चलिए इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पहले I1 के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे, फिर I2 के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे, ठीक। तो मैंने I1 को अब मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यहां से मैंने हेडिंग डाला है। पहले आप ऐसे हेडिंग डालिएगा कि टू डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ I1, ठीक है। और I1 पर जो मैं अब देखो, अब I1 का आप देखो लिमिट क्या है, 0 से 1/2। 1/2 हमारे लिए समस्यात्मक बिंदु नहीं है। 1/2 पे तो ये बढ़िया तरीके से अपने को कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। तो यहाँ पे समस्यात्मक बिंदु कौन है, 0, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इस इंटीग्रल के लिए जो मैं कन्वर्जेंस की व्याख्या करूंगा, कौन से बिंदु पर कन्वर्जेंस की व्याख्या करूंगा, 0 पर करूंगा, ठीक है। और 0 कब मेरे लिए समस्यात्मक बिंदु बन रहा है, कब मेरे लिए पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी बन रहा है, जब m इज लेस देन 1 है। तो उसी को लिखा है कि भैया इसके कन्वर्जेंस की जांच होगी, x बराबर 0 पर कन्वर्जेंस की जांच होगी कब, जब m इज लेस देन 1। m इज लेस देन 1 के लिए हम जांच कर रहे हैं। ये पूरी जांच जो होगी I1 की, वो m इज लेस देन 1 के लिए होगी। क्यों, क्योंकि m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए तो वो पहले से डिक्लेयर्ड है कि भैया इस स्थिति में तो ये इंटीग्रल जो है, यानी कि ये दोनों ही स्थितियां जब होती है तो ये इंटीग्रल तो कन्वर्जेंट है ही है, ठीक है। इसलिए मैं m इज लेस देन 1 के लिए मैं जांच कर रहा हूँ, ठीक। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेंट कौन है, उसको अपन ने fx नाम दे दिया। इंटीग्रेंट मतलब जिसका समाकलन वहां हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपन ने fx नाम दे दिया। अब सुनिए, कंपैरिजन टेस्ट लगाना है हमको आगे चल करके। तो कंपैरिजन टेस्ट में दो फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो एक फंक्शन हमारे पास है fx, दूसरा फंक्शन हमको मानना है gx। अब gx कैसे मानेंगे सर, तो ध्यान दीजिएगा, gx fx के ही किसी टुकड़े को अपने को मानना है। कौन से टुकड़े को मानना है, उस टुकड़े को मानना है जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब आप बताइए, इस इंटीग्रल को आप देखो और आप बोल रहे हो कि सर 0 इसके लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है m इज लेस देन 1 वाले केस में। तो मैं कहूंगा 0 कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस हिस्से में कि इस हिस्से में। तो आप कहेंगे कि सर 0 को अगर आप यहाँ पे x के स्थान पर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, 1 माइनस 0 तो 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 यहाँ पे रखने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब m का मान 1 से छोटा होता है सर, तो ऐसी स्थिति में ये घात ऋणात्मक बन जाती है। अभी आपने देखा, और ऋणात्मक बनने के कारण नीचे आता है। तो x बराबर 0 रखने से ये पूरा अनंत हो जा रहा है, समस्या क्रिएट कर रहा है। तो जो हिस्सा समस्या क्रिएट कर रहा है, ये वाला हिस्सा समस्या क्रिएट कर रहा है, उसी हिस्से को अपने को gx मानना है। कितना सरल काम है और कोई कठिनाई नहीं है, हर चीज का कारण आप समझते जा रहे हैं। एक बार में ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा और बढ़िया तरीके से बन जाएगा, और परीक्षा में आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने इस टुकड़े को क्यों gx माना, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए आपको लिमिट निकालना पड़ता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है और 0 यहाँ पे लोअर लिमिट है, इसलिए वहां पे अपन राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 प्लस fx अपॉन gx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। दोस्तों आप खुद सोचो, इसको इसे डिवाइड करोगे तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, x की घात m-1 कट जाएगा, ये बचेगा अपने पास। x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो 1 माइनस 0 0 हो जाएगा, कुल मिला के ये 1 आएगा। 1 आया, इसका मतलब नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू अपने को मिली है। 1 क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, जो कि शून्य नहीं है। बाजू में अपन ने इसको बताया कि ये अपने पास लिमिट जो है वो फाइनाइट वैल्यू के लिए है, जो कि न तो शून्य है न तो इंफिनिटिव है। ऐसी स्थिति में कंपैरिजन टेस्ट का क्या कहना है, तो कंपैरिजन टेस्ट का ये कहना है, अपन लिखे उसको बाय कंपैरिजन टेस्ट fx वाला इंटीग्रल है ना भाई, यहाँ पे सीमाएं क्या है, 0 से 1/2, 0 से 1/2 सीमाएं हैं, ठीक है। तो fx वाला इंटीग्रल और gx वाला इंटीग्रल दोनों ही एक जैसा व्यवहार दर्शाएंगे, अर्थात या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या तो दोनों डाइवर्जेंट होंगे। अर्थात यदि आप इनमें से किसी एक का व्यवहार पता कर लें तो वही व्यवहार दूसरे का हो जाएगा। तो चलिए gx का व्यवहार पता कर लेते हैं, gx वाले इंटीग्रल का। तो 0 to 1/2 gx dx, ठीक है। gx कौन है भैया, x की घात में m-1, उसको मैंने लिखा। x की घात में m-1 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन x की घात में 1 माइनस m, अपॉन में बैठा लिया तो घातें पलट गई है, m-1 से क्या हो जाएगा, वो 1 माइनस m हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र की मदद से मैं इसके कन्वर्जेंस का पता करूंगा, और वो सूत्र क्या है आप सभी जानते होंगे, हमने पढ़ा हुआ है 0 से a 1 अपॉन x की घात n dx,
ये समाकल जो है, ये इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट होता है जब n इज लेस देन 1। यानी कि यहाँ पे जो आपको x की घात में दिख रहा है ना भाई, अपॉन, इसलिए मैंने अपॉन में कर लिया क्योंकि इसी रूप में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये अपॉन में कर लेने के बाद आप देखना कि भैया ये जो n दिख रहा है, जो भी यहाँ पे x की घात में लिखा हुआ है, अगर वो 1 से छोटा हो तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे n के स्थान पर यहाँ पे कौन दिख रहा है, 1 माइनस m दिख रहा है ना भाई। तो 1 माइनस m जब 1 से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो भी चीज यहाँ लिखी है वो 1 से छोटी हो तो ये इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट होगा। n इज लेस देन 1 पे कन्वर्ज करेगा ये, और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो वैसे ही आप देखो यहाँ पे n के स्थान पर यहाँ पे 1 माइनस m दिख रहा है, तो 1 माइनस m जब लेस देन 1 होगा तो ये इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और 1 माइनस m लेस देन 1 बोलने का मतलब ये है m इज ग्रेटर देन 0। कैसे, आप खुद देख लो, यहाँ पे देख लो जरा, 1 माइनस एम लेस देन 1, 1 को दोनों ओर से काट लो तो उधर अब 0 बचेगा, तो माइनस एम इज लेस देन 0, तो माइनस एम उधर जाएगा तो प्लस एम बन जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0, तो m इज ग्रेटर देन 0, है ना भाई। m को इधर लिख करके इसको उधर लिखे, और वही चीज है, इधर भी पता चल रहा है कि m 0 से बड़ा है, और इधर भी वही पता चल रहा है कि m 0 से बड़ा है। तो अर्थात क्या सिद्ध होता है कि m जब 0 से बड़ा होगा तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, और जैसा इसका नेचर वैसा ही एफ वाले का नेचर, प्रेजेंट टेस्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इंटीग्रल है जिसको हमने यहाँ पे I1 लेके अपन चल रहे थे, तो I1 वाला इंटीग्रल भी कब कन्वर्ज करेगा, है ना भाई, कौन से बिंदु पर जांच चल रही थी, 0 पर। तो दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस एट x इक्वल 0 इफ m इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। m इज लेस देन 1 वाला केस तो हम लेके ही चल रहे थे, है ना भाई, m इज लेस देन 1 वाला केस तो ये है ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और नतीजा मिला कि m लेस देन 1 तो है, लेकिन लेस देन 1 में कितना लेस देन 1, तो यहाँ पे पता चल गया कि भैया m 1 से तो लेस है, 1 से तो छोटा है, किंतु वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। m 0 से बड़ा होगा तभी ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसको इसलिए अपन लिखे कि जब कभी m जो है 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, ऐसे स्थिति में ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। 1 से छोटे में तो कन्वर्जेंस की जांच चल रही थी, क्यों, क्योंकि जब m 1 या 1 से बड़ा होता है तब तो वो प्रॉपर इंटीग्रल है ही सर, तब तो ये है ही ना, तब तो ये प्रॉपर है, देख लो आप, जब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तब तो ये बेचारा कन्वर्जेंट है ही है। इसलिए हमने m इज लेस देन 1 पे जांच शुरू की थी कि भैया m जब 1 से छोटा है तो ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो पता चला कि m जब 1 से छोटा है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन उसकी शर्त है कि m को 0 से बड़ा होना चाहिए। ये देखो, तो m 0 से बड़ा हो तो ये कन्वर्जेंट होगा, और 0 से बड़ा है और 1 से छोटा तो अपन लेके ही चल रहे थे, है ना भाई, ठीक है। अब देखो ये एक हिस्से की बात हुई, अब बात करते हैं अपन I2 की, अब इसको लेके चल रहे हैं। अब बताओ इस इंटीग्रल में क्या दिक्कत है, कौन सा पॉइंट प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, क्या 1/2 आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1/2 से 1 वाले अंतराल में आप देख लो कौन सा पॉइंट प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर 1 यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकता है, वो भी कौन से केस में, जब n इज लेस देन 1 होगा तब। तो इसका मतलब इसकी जांच पड़ताल होगी कन्वर्ज, है ना भाई, टेस्टिंग ऑफ कन्वर्जेंस एट x इक्वल 1 पे जांच होगी, और एस कब, कौन सी स्थिति में जांच होगी, जब n इज लेस देन 1, तो उसी को अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। n इज लेस देन 1 में इसकी जांच होगी x इक्वल 1 पर। तो यहाँ पे इस फंक्शन को अपन ने fx मान लिए, ठीक है, fx जैसे इस पे माने थे, fx तो बेचारा वही है, पूरा का पूरा जो इंटीग्रेंड है वही fx है। किंतु अब जैसे यहाँ पे gx माने ना, अपन कंपैरिजन टेस्ट लगाने के दूसरे फंक्शन की चुनाव करनी पड़ता है, मतलब दूसरे फंक्शन का चुनाव करना पड़ता है। तो जैसे अपन gx मान लिए, इसमें अपन phi ले लिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि fx के किस टुकड़े को अपने को phi x के रूप में लेना है। तो याद रखिए, जिस टुकड़े के कारण आपकी जांच पड़ताल की जा रही है, आप जो जांच पड़ताल जो आप कर रहे हैं वो जिस कारण से कर रहे हैं, कौन सा कारण है यहाँ पे, तो आप बोल रहे सर 1 पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा वाला टुकड़ा, क्या 1 यहाँ पे रखने से प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, 1 रखेंगे तो 1 की घात m -1 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 यहाँ पे रखने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, और n अगर लेस देन 1, क्योंकि n इज लेस देन 1 वाला की ये केस है ही, तो n इज लेस देन 1 वाले में वो घात ऋणात्मक हो जाएगी, नीचे आके घात धनात्मक होगी, और x के स्थान पर आप 1 रखोगे तो 1 - 1 0, 1/0 यानी अनंत बन जाएगा। तो ये वाला टुकड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये वाला टुकड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैंने उसी को phi x मान लिया। और अब आप डिवाइड करके देख लो। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे लिमिट, क्योंकि 1 यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, आप 1 पर जांच कर रहे हैं, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेंगे,
क्योंकि ये 1 जो है यहाँ पे अपर लिमिट है, इसलिए यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो x टेंस टू 1 माइनस करके लेंगे, ठीक है। एफ एक्स अपॉन 5x, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज कट जाएगा, x के साथ m-1 बचेगा, x टेंस टू 1 माइनस अप्लाई करेंगे तो वहां पे 1 आएगा आपका आंसर। और 1 क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, अर्थात जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है 1 मिला है आपको, जो कि न तो शून्य है न तो अनंत है। ऐसी स्थिति में बाय कंपैरिजन टेस्ट फिर वही बात लिखेंगे आपकी I2 अर्थात ये वाला इंटीग्रल और ये 5x वाला इंटीग्रल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों डाइवर्ज करेंगे। तो आप किसी एक का व्यवहार चेक करके देख लो। 5x जो है उसका व्यवहार चेक करना ज्यादा इजी है, तो 5x का मैंने व्यवहार चेक करके देख लिया है ना भाई। तो क्योंकि इसके व्यवहार को चेक करने के लिए तो 5x की मदद ली गई है ना, तो हमको उसी का व्यवहार चेक करना है। 5x का व्यवहार चेक कर लो, क्योंकि आखिर हमको जो मेन जो हमारा फंक्शन है उसका व्यवहार चेक करने के लिए हमको 5x मानना पड़ा, फिर कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए मुझे उनका लिमिट निकालना पड़ा, है ना भाई। तो इसलिए ये मददगार, ये आपके लिए मदद के लिए आया है फंक्शन 5x। तो उसका बिहेवियर आप चेक कर लो। 1 माइनस एक्स के घात में n-1 है, तो नीचे आकर के 1 माइनस एन हो जाएगा। नीचे क्यों लाया मैंने, ताकि मैं वापस ये वाला चीज लगा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके पास फिर ये देखो, देखो अब आप ये इस रूप में नहीं है, तो ये किस रूप में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका इस रूप में है, a से b 1 अपॉन b माइनस एक्स की घात में n dx, इस रूप में है, ठीक है दोस्तों। देखो इस रूप में है कि नहीं, आप खुद चेक कर लो। अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट कौन है, 1 माइनस एक्स। चीज वही है कि ये भी कन्वर्जेंट तब होता है जब n इज लेस देन 1 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये भी वैसे यहाँ पे भी लिखा है कि ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब 1 माइनस एन इज लेस देन 1, यानी कि जब, है ना, इवन ओनली करके अपन ने लिखा है। तो दिस कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करेगा यदि और केवल यदि 1 माइनस एन इज लेस देन 1, यानी कि n इज ग्रेटर देन 0। तो n इज ग्रेटर देन 0 पे ये कन्वर्ज कर रहा है, और कंपैरिजन टेस्ट से अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये हमारा दिया हुआ ये जो I2 है ये भी कन्वर्ज करेगा, कब, यदि n इज ग्रेटर देन 0 होगा। और n इज लेस देन 1 तो है ही, क्योंकि इस केस की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, ठीक है। तो अब दोनों को कंबाइन करके लिखा जा रहा है दोस्तों, I1 और I2 दोनों के लिए अब हम लिखेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेन हमारा जो फंक्शन, जो इंटीग्रल था I, वो इन दो टुकड़ों का योग था, ठीक है। ये इंटीग्रल I इन दोनों टुकड़ों का योग था। और देखो I1 भी किसके लिए कन्वर्ज कर रहा है, I1 कन्वर्जेस फॉर, है ना भाई, I1 कन्वर्जेस फॉर किसके लिए कन्वर्ज कर रहा है, जब, देखो यहाँ पे लिखा है अपन ने, जब m की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी, ठीक है। I2 किसके लिए कन्वर्ज कर रहा है, जब n की वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी, यानी कि दोनों का योग, दोनों का योग कब कन्वर्ज करेगा, जब दोनों की शर्तें लागू होंगी। तो दोनों का योग क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेन तो हमारा I है ना, तो इसलिए हमको इन दोनों की शर्तों को साथ में लागू करवाना होगा। तो इसलिए I, जो कि I1 और I2 के योग से बना है, ये कब कन्वर्ज करेगा, तो ये कब कन्वर्ज करेगा दोस्तों, तो ये कन्वर्ज करेगा जब, है ना भाई, जब ये दोनों शर्तें लागू होंगी, अर्थात कुछ ऐसा, ये ऐसा, ठीक। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। दोनों का योग कब कन्वर्ज करेगा, जब ये दोनों शर्तें लागू होंगी। और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n इज ग्रेटर देन 1 तो पहले से कन्वर्जेंट है, पहले से प्रॉपर है, ठीक है। तो 1 या 1 से बड़े की स्थिति में पहले से लोग कन्वर्जेंट है, लेकिन 1 से छोटे के लिए जांच चल रही थी, तो 1 से छोटे में ये पाया गया कि दोनों की वैल्यू को 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो आप ये वाले हिस्से को देखो, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या लिखोगे दोस्तों आप, तो फाइनल रिजल्ट आप लोग यही लिखोगे, है ना भाई, कि दिया हुआ इंटीग्रल जो है, ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ इंटीग्रल है जिसको अपन ने I मान के चल रहे थे अपन, ये कन्वर्ज करेगा यदि और केवल यदि m वो भी 0 से बड़ा हो, ठीक है, और n वो भी 0 से बड़ा हो, ठीक। अभी तक के यहां तक अपन ने ये वाले केस के लिए सिद्ध किए कि भैया जब m इससे इसके बीच होगा तो कन्वर्ज करेगा, n इसके इसके बीच होगा तो कन्वर्ज करेगा, कौन, I, अर्थात ये वाला इंटीग्रल। और जब m और n दोनों ही 1 या 1 से बड़े होंगे उसके लिए तो पहले से कन्वर्जेंट था। तो कुल मिला के, सब मिला के देखा जाए तो भैया अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा,
ठीक है, तो ये अपने को रिजल्ट मिल गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने इसको समझाया, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। ठीक है दोस्तों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर सच में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, गामा फंक्शन के कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको जरूर देखिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। आप चाहें तो हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।